अच्छा जी, लास्ट टाइम हम देख रहे थे रेकनेटिव CLI इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। हमने मोस्टली लर्न भी कर ली थी विंडो के ऊपर एंड्राइड कैसे सेटअप करना है। iOS डेफिनेटली नॉट सपोर्टेड है, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको मैकबुक या हैकेंटोश सेटअप करना पड़ेगा। लिनक्स पे भी iOS नहीं चल सकती, जस्ट एंड्राइड चल सकता है। तो मैक OS अगर हमारे पास होगा तो फिर हम iOS एंड एंड्राइड दोनों की डेवलपमेंट जो है एट द सेम टाइम कर सकते हैं। सही है। फिर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्सपो और CLI में क्या डिफरेंसेस हैं। एक्सपो जो है वो लर्निंग करने के लिए लाइट वेट है, और अगर आपके पास अच्छी मशीन नहीं है फिर भी एक्सपो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है अगेंस्ट रेकनेटिव CLI जो है वो। उसको रिसोर्सेज चाहिए, अच्छी मशीन चाहिए। लेकिन कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे हमें नेटिव कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक नेटिव फीचर्स को इस्तेमाल करना है, उनकी कस्टमाइजेशंस करनी है। लाइक आपको फ़िल्टर ऐप बनानी है, पिक्चर लेके उस पर फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। तो इसमें ज़्यादातर चेंजेस जो हैं वो नेटिव लेवल की होती हैं। तो वो फिर एक्सपो में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, या कोई आपको प्लेयर बनाना है या कोई ऐसी भी हर वो एक्शन जिसमें नेटिव एक्शंस मोबाइल के इंक्लूड हैं, उसमें एक्सपो में हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो नेटिवली चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। अच्छा, अब एक्सपो को हमने लास्ट टाइम हेलो वर्ल्ड किया था। हमने हेलो वर्ल्ड चला के देख ली थी। एक्सपो की ऐप बड़ी सिंपल है, जैसे Next.js या React.js इंस्टॉल करते हैं और एक कमांड चलाते हैं तो आपके फ़ोन के ऊपर जो है वो ऐप आ जाती है, और फिर हम चेंजेस भी कर पा रहे थे प्रोजेक्ट में। लेकिन उसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो उसमें थोड़े टैकल करने पड़ते हैं चीज़ें, क्योंकि वो उसके पास कोई हमारे पास नेटिव चीज़ें नहीं है। APK वगैरह डायरेक्टली हम बिल्ड नहीं कर सकते। तो जब हमें APK चाहिए या iOS का बिल्ड चाहिए तो फिर वो उसका EAS करके बिल्डिंग सिस्टम है, वो वहाँ पे कोड लेके जाता है, वहाँ नेटिव सारी कॉन्फ़िगरेशन iOS एंड्राइड की सेटिंग्स करता है, जो भी एक्सकोड एंड्राइड स्टूडियो चाहिए। फिर वहाँ से वो APK बनाता है या इसका बिल्ड बनाता है, फिर हमें वो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन रेकनेटिव CLI करें तो वो चूंकि iOS एंड्राइड का फोल्डर लोकल में बन जाता है, तो हम सारी चेंजेस या APK या iOS का बिल्ड अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम में भी बना सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जिस तरह ये एक्सपो में था, CLI में उसने नीचे ऑप्शन दिया था NPX रेकनेटिव @latest, या आपने कोई पुराना वर्जन करना है, देन इनट और प्रोजेक्ट का नाम awesome प्रोजेक्ट या वट आप रखना चाहते हैं। सही है। जब ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इस तरह का प्रोजेक्ट बनेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले ये फाइल डेफिनेटली नहीं होगी। जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे यान लॉक या npm लॉक फाइल होती है, वो काफ़ी आप लोगों को ऑलरेडी क्लैरिटी होगी। इस फाइल के अंदर क्या होता है कि जब एक ऐसी लाइब्रेरी, अक्सर ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि जो पैकेज जैसे है उसमें भी पैकेजेस के वेरिएंट होते हैं। तो ये लॉक फाइल क्या डिफरेंस होता है, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है हमारी। जब हम npm में कोई भी लाइब्रेरी देख रहे थे ना, मे बी npm React Native, तो ये लाइब्रेरी की काफ़ी डिपेंडेंसीज रहती हैं, और उसके ये काफ़ी चीज़ों पे ये डिपेंडेंट भी होती है। लाइक इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो 36 हैं। ये 30 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगर वो चेंज करेंगे तो रेकनेटिव में एरर आ सकता है, क्योंकि ये उनका कोड यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो इसको बेस कोड बना के फर्दर अपने जिन्होंने पैकेजेस बनाए हैं। तो जब हम रेकनेटिव का वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो रेकनेटिव की जो भी वर्जन है वो उसका यहाँ पे आके स्टिक हो जाएगा, जैसे लाइक 0.72.6 ये रेकनेटिव का वर्जन यहाँ पे बाइंड हो गया। लेकिन अब जो रेकनेटिव 36 चीज़ों पे बाइंड है, मतलब जिस पे डिपेंडेंट है, हम उसका वर्जन कहीं पे लॉक नहीं कर रहे हैं कि रेकनेटिव का 0.3.26 वर्जन तब चलेगा अगर
उसके जो जिस पे रेकनेटिव डिपेंडेंट है उनके ये वाले वर्जन होंगे। तो ये लॉक फाइल क्या करती है, उन लाइब्रेरीज के वर्जन को भी लॉक कर देती है। जैसे मे बी रेकनेटिव इस वाली लाइब्रेरी के डिपेंडेंट है, तो वो क्या करता है उसका भी वर्जन पैकेज लॉक में लॉक कर देती है। यानी कि एक लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके जितने डिपेंडेंट हैं उनको हम इस पैकेज लॉक में लॉक करते हैं। मतलब क्या है, अगर रेकनेटिव का 0.2.6 वर्जन इंस्टॉल्ड होगा तो ये पैकेज लॉक में जो जो वर्जन हैं वो वही इंस्टॉल्ड होंगे, उससे डिफरेंस इंस्टॉल नहीं होंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जब मैंने इंस्टॉल किया वो जो पैकेजेस करंट थे वो वही इंस्टॉल होंगे, लेटेस्ट वाले नहीं होंगे, तो एरर आने के ना आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम फिर भी हमें इश्यूज आते हैं, तो हम लॉक फाइल डिलीट करके लेटेस्ट वर्जन, यानी कि जो इनकी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको लेटेस्ट करना हो अगर हमें, तो हम लॉक फाइल डिलीट कर दें, तो उससे हमारे पास हेल्पफुल हो जाती है चीज़। अच्छा, उसके बाद टी एस कन्फिग, अगर हम रेकनेटिव में टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप करना चाहते हैं तो टी एस कन्फिग्स डॉट जेसन करके आएगी आपके पास फाइल। इसमें हम सारी कन्फिग्रेशन कर लेंगे, जो भी टाइपस्क्रिप्ट के हमें रूल्स चाहिए या स्टैंडर्ड्स चाहिए वो हम यहाँ पे कोड करते हैं। रीडमी फाइल ये गिटहब के लिए होती है। जब हम गिट पे कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो उस प्रोजेक्ट की के ऊपर मेन एक पेज शो हो रहा होता है। सपोज ऊपर हमारे पास कोड आ रहा है, नीचे यहाँ पे ये लाइन कुछ चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं, सही है। तो ये रीडमी फाइल की वजह से होता है कि इसके अंदर हम जो भी डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे वो हमारे पास गिट के फोल्डर के नीचे राइट अवे नज़र आती है। इसमें हम डिटेल बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे रन हो सकता है, नया आने वाले डेवलपर जो हैं वो इससे हेल्प ले सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपको नए किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऐड किया जाता है तो आप लोगों ने पहले उसकी रीडमी फाइल पढ़नी है, अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे उसने लिखी हुई है। उसमें वो काफ़ी चीज़ें बता देते हैं जो कि नॉर्मली हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो हमें बार बार वो चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी प्रोजेक्ट नया हम सेटअप करते हैं, अगर वो ऑलरेडी किसी ने बिल्ड किया हुआ है तो हम कोशिश करते हैं उसकी रीडमी फाइल रीड कर लें, या हम नया बना रहे हैं तो हम अपनी रीडमी फाइल अपडेट कर दें कि प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, कौन से फ़ोन पे टेस्ट करना है, जो भी उसकी बारे में प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो हम रीडमी फाइल में ऐड करते हैं। पैकेजेशन में हमारे पैकेजेस होते हैं। इसमें रेकनेटिव की कुछ कन्फिग्रेशंस हो सकती हैं जो उसका सर्वर चलता है डिफरेंट लेवल की, लेकिन अभी हमें कोई ऐसी कन्फिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशंस हैं स्टिल हम वही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी को एरर आते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी कन्फिग्रेशंस यहाँ से छेड़ सकते हैं ऑन पॉइंट टू दी डिफरेंट वर्जन्स। अच्छा, उसके बाद जस्ट एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग का टूल है। नॉर्मली जब हम टेस्ट करते हैं ऐप्स को, दो तरह की टेस्टिंग रहती है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटो टेस्टिंग, ऑटोमेटिक टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है कि जो क्यूए टेस्टर होते हैं हर कंपनी में, हर प्रोजेक्ट में क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। इन टर्म ऑफ लाइक अगर हमारे पास डिज़ाइन है और जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस है या नहीं, पिक्चर परफेक्ट है या नहीं। फिर लेट्स सपोज अगर ऐप में लॉगिन फीचर है तो लॉगिन करने पे चल रहा है या नहीं चल रहा, साइन अप है तो साइन अप चल रहा है या नहीं चल रहा। मे बी आप पासवर्ड में टाइप कर रहे हैं तो बगैर पासवर्ड के हम साइन अप कर पा रहे हैं या नहीं, बगैर पासवर्ड के लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं। तो वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर्स होते हैं, हर टीम के अंदर वो काम करते हैं। लेकिन स्टिल जब हमारी एप्लीकेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक मैनुअल टेस्टिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे, लेट्स सपोज हम फेसबुक बना रहे हैं तो अब फेसबुक लास्ट स्टेज पे चले गया, तो अब फेसबुक में आप नंबर ऑफ़ फीचर्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, थाउजेंड्स के अंदर है। लाइक आप किसी फ्रेंड को ऐड कर सकते हो, आगे उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पोस्टें कर सकते हो, वीडियोस अपलोड कर सकते हो, लाइक प्लेंटी ऑफ डिफरेंट फीचर्स हैं, ऐसे ही है ना। और डिफरेंट फिर फेसबुक के पेजेस हैं, फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, लाइव फेसबुक होता है, फिर वीडियोज़ हैं, फिर शॉर्ट्स हैं, बहुत पेजेस हैं। अब लेट्स सपोज एक डेवलपर ने फेसबुक में कोड किया, अब वो कोड जब वो मर्ज करेगा तो डेफिनेटली उससे एरर आ सकते हैं, एरर आने के चांसेस हैं, ऐसे ही। अब जब वो मर्ज हुआ है कोड उस डेवलपर का, अब उसने कोई शॉर्ट्स के रिलेटेड अगर कोई चेंजेस किए हैं, अब जो मैनुअल टेस्टर है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो जो उसने फीचर किया है उसके रिलेटेड टेस्टिंग करे। अच्छा, स्टिल हम सम टाइम क्योंकि कोड एक दूसरे के अंदर लिंक्ड हो रहा होता है, रीयूज हो रहा होता है, तो एक कोड करना वो किसी दूसरे फीचर को डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसे ही है ना।
अब लेट्स सपोज उसने शॉर्ट्स के रिलेटेड कोड मर्ज हुआ, अब वो फेसबुक की लाइव वीडियो चलना बंद हो जाए, या फेसबुक की पोस्ट होना बंद हो जाए, या फेसबुक की पोस्टें जो फेच हो रही हैं वो ना हों, या लाइक कमेंट वर्क ना करे। अब मैनुअल टेस्टर अगर सारे फीचर टेस्ट करने बैठ जाएगा तो उसको एक दिन में वो सारी चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकता। तो कोड तो बार बार हमें मर्ज करना पड़ता है। तो जब जितनी दफ़ा बार बार कोड मर्ज करेंगे उतनी दफ़ा दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो यूज़र के एंड पे एरर आ सकता है। तो इसलिए मैनुअल टेस्टिंग बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आके फेल हो जाती है, फिर हम वहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्टिंग करते हैं। सही है। वो कैसे वर्क करती है, उसकी बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, हम लाइब्रेरीज के थ्रू टेस्ट करते हैं। जैसे हम एक लॉगिन फीचर बना रहे हैं, फिर हम उस लॉगिन फीचर का कोड करेंगे सारा, ये कैसे कैसे चलेगा, फिर उस लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के लिए कोड करेंगे। सही है। वो कैसे वर्क करता है, वो हम करें उस कोड में हम ये लिखेंगे, अगर यूजर ये ईमेल डालेगा, ये पासवर्ड डालेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो अगर ये वाला आंसर आएगा इसका मतलब है फीचर सही चल रहा है, अगर नहीं आएगा तो मतलब एरर आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसमें हम एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, लाइक अगर ये वाला फंक्शन चलेगा तो ये आउटपुट आनी चाहिए, ये फंक्शन चलेगा ये आउटपुट आनी चाहिए, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे होना चाहिए, इस वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेजेस आने चाहिए, इस पेज पे क्लिक करेंगे या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन में जाना चाहिए। तो हम इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ हुई है या नहीं हुई। अगर हो जाती है तो हम उसको कहते हैं टेस्ट इज पास्ड, अगर नहीं तो हम कहते हैं टेस्ट इज फेल्ड। तो अब जब भी हम कोई फीचर बनाते हैं उसका हम टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। जब वो टेस्ट लिखते जाते हैं, अब लेट्स सपोज जितने फीचर बनते जा रहे हैं टेस्ट लिखते जा रहे हैं, अब कोई नया कोड मर्ज होगा तो बाकी जो पुराने जितने टेस्ट लिखे हुए थे ना, फ्रेंड ऐड करने के, फ्रेंड डिलीट करने के, अनफ्रेंड करने के, लाइक करने के, कमेंट करने के, वो सारे टेस्ट ऑटोमेटिकली चलेंगे। अगर उस कोड के मर्ज होने से कोई दूसरा फीचर तक मसला कर रहा है तो वो टेस्ट करने वाला कोड ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा, और जब वो ब्रेक करेगा तो हमें एरर काउंट आ जाएंगे कि कितने टेस्ट फेल होंगे। अगर टेस्ट फेल हुए हैं तो वो कोड को मर्ज नहीं करने देंगे, जो रिव्यूअर होता है उस कोड को रोक देता है कि मर्ज नहीं करेंगे, पहले इसको फिक्स करो। सही है। तो वो फिर देखता है कि अच्छा कौन सा ऐसा कोड मैंने किया है जिसकी वजह से कोई दूसरा फीचर प्रॉब्लम कर रहा है, वो उसको फिक्स करता है उस सिनेरियो को, फिर दोबारा करता है। जब सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं फिर उसका कोड मर्ज हो जाता है, और जो उसने फीचर लिखा है उसका भी उसको टेस्ट केस लिखना होता है। तो हर नए फीचर का टेस्ट कोड, टेस्ट केस लिख दिया, पुराने सबके ऊपर टेस्ट कर लिया कि पुराने सारे टेस्ट केसेस पास हैं, फिर कोड मर्ज होता है। तो बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे सिनेरियो रहते हैं। उसके लिए जो कॉमनली इसमें भी दो तरह की टेस्टिंग होती है, जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है, उसमें यूनिट टेस्टिंग एक को कहते हैं, एक को इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। यूनिट टेस्टिंग मतलब एक छोटे हिस्से को टेस्ट करना है, छोटे छोटे फंक्शन हमने बनाए, छोटे छोटे कंपोनेंट को टेस्ट करना। इंटीग्रेशन टेस्ट मतलब सारे कंपोनेंट को मिला के टेस्ट करना।
अच्छा जी, हम थे जस्ट पे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में दो तरह की टेस्टिंग होती है, कोई यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, कोई इंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। सही है। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? स्पेसिफिक छोटे फंक्शंस को टेस्ट करना। लाइक हम दो नंबर को ऐड करना है, हमने कोई फंक्शन लिखा, मे बी हमने ईमेल को वैलिडेट करने के लिए कोई फंक्शन लिखा है, या हमने फ़ोन नंबर को वैलिडेट करने के लिए फंक्शन लिखा है कि फ़ोन नंबर में इतने डिजिट होने चाहिए। अब ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इनकी टेस्टिंग की अगर इसको ये इनपुट जाएगी एज एन पैरामीटर, तो ये फंक्शन ये आउटपुट करेगा। अब वो वाकई में वो कर रहा है या नहीं, इसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, कि हमने छोटे छोटे फंक्शन को सेपरेटली टेस्ट करना। इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है कि सारी फाइल सारे कंपोनेंट को मिला के स्क्रीन वाइड टेस्ट करना, जैसे लाइक लॉगिन फीचर को कंप्लीट टेस्ट करना। लॉगिन फीचर में यूनिट टेस्टिंग क्या होगी? मे बी ईमेल वैलिडेट करना है कि ईमेल करेक्ट एंटर किया है या यूज़र ने नहीं, उसमें @ आ रहा है या नहीं, उसमें अगर आपने जीमेल की कंडीशन लगाई है या कंपनी की कंडीशन, वो वेरीफाई करना। उसके लिए छोटे छोटे फंक्शन आप बनाएंगे। उन फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट लिखे जाते हैं। जैसे पासवर्ड है, उसमें 8 डिजिट होने चाहिए, अपर केस लेटर होने चाहिए, लोअर केस लेटर। अब ये कोई फंक्शन लिखा होगा जो ये वैलिडेट करेगा, उस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम यूनिट टेस्ट लिखते हैं। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, वो जो टेस्ट लिखते हैं यूनिट टेस्ट, उसके जो लिए सबसे फेमस लाइब्रेरी है उसको जस्ट टेस्टिंग बोलते हैं, जस्ट GEST। सही है। उससे हम अपने कोड के अंदर, चाहे बैकएंड है, फ्रंट एंड है, Next.js है, यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। यानी कि स्मॉल किसी पर्टिकुलर पेज को, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को, पर्टिकुलर फंक्शन को सिंगल टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट लिखा जाता है, और वो जस्ट की लाइब्रेरी से हम लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इंटीग्रेशन टेस्ट है, वो बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट हैं। रिएक्ट नेटिव में एक लाइब्रेरी है डिटॉक्स टेस्टिंग, इसको हम इंटीग्रेशन के एंड टू एंड टेस्टिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मे बी मैं डिटॉक्स की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। अगर इसने यहाँ पे कोई एनिमेशन दिखाई हो, हमें नहीं नज़र आ रहा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वो हम बताते हैं कि इस बटन पे क्लिक करना है, ये चीज़, ये टेक्स्ट एंटर करना है, जिस तरह इंसान टेस्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन चलती हुई नज़र आएगी। सपोज आपने स्क्रीन पे लॉगिन है ना, टेक्स्ट है, ये चीज़ें हैं, तो आप टेस्ट करते हुए वो चीज़ें ऐड कैसे होंगी? तो हम डिटॉक्स के साथ एंड टू एंड टेस्ट करते हैं। उसमें हम बताते हैं कि ये वाली इनपुट है, उस इनपुट में तुमने ये वाली ईमेल एंटर करनी है जिस तरह इंसान एंटर करते हैं, फिर तुमने पासवर्ड में ये चीज़ एंटर करनी है, फिर तुमने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, फिर तुम्हें अगर उसका रिस्पॉन्स ये चीज़ आती है तो तुमने समझना है कि टेस्ट इज पास। इस तरह साइन अप का टेस्ट लिखना है अगर, तो उसमें बताएंगे कि साइन अप करने के लिए आपने ये ईमेल लिखनी है, ये पासवर्ड लिखना है, ये चीज़ लिखनी है, और फिर आपने अगर इमेज भी अपलोड हो रही है, आपने ऐसे ये वाली इमेज अपलोड करनी है, और फिर आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अगर ये रिस्पॉन्स आता है तो टेस्ट इज पास्ड, अगर इसके अलावा कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो टेस्ट इज फेल्ड। तो वो हम डिफाइन करते हैं। डिटॉक्स करके लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। सही है। वेब के लिए Next.js में जो आजकल चल रही है वो है Next.js साइप्रस टेस्टिंग, जो एंड टू एंड टेस्ट करती है। यानी कि जिसमें मैं बता रहा हूँ ना कि वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाए, एक से पेज से दूसरे पेज में जा सकती है, कोई फॉर्म फिल कर सकती है, किसी बटन पे क्लिक कर सकती है, वो हम बताएंगे वो वैसे वैसे करेगा जिस तरह इंसान टेस्ट करते हैं। अगर कोई स्पोर्ट का फॉर्म है, उसमें डाटा फिल करके स्पोर्ट कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेगी, अगर रिस्पॉन्स आ रहा है वो बताएगा कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो Next.js में साइप्रस यूज़ होता है। हाँ, वो भी होता है, लेकिन ज़्यादा साइप्रस आजकल ट्रेंडी है Next.js के लिए, क्योंकि वो वर्सल वाले खुद उन्होंने बनाया है इसको, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। जो मोबाइल में एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए है वो डिटॉक्स है, वेब में साइप्रस यूज़ हो रहा है, और यूनिट टेस्टिंग जेस्ट के साथ ही होती है, चाहे हम बैकएंड में करें, फ्रंट एंड में करें, वेब में करें, मोबाइल में करें, कहीं भी करें, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में। नहीं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना। लेट्स सपोज, देखो नॉर्मली एक प्रोजेक्ट में 10-15 लोग काम करते हैं, आपने एक कोड किया, कोई दूसरा बंदा उस कोड को छेड़ दे तो उससे आपका कोड बंद हो सकता है चलना। या लेट्स सपोज उसने एक फंक्शन को यूज किया, उसको ऐसा कोई प्रॉप पास करके उसमें कंडीशन लगा दी, हो सकता है उसने अपने लिए उसको चला लिया, आपने जिस मकसद के लिए उसको यूज किया था वो डिस्टर्ब हो जाए।
अब या तो एक मैनुअल इंसान उसको दोबारा मैनुअली टेस्ट करेगा, तो या फिर ऑटोमेटिक। नॉर्मली ये जो चूंकि जितनी देर में एक हम लेट्स सपोज लॉगिन फंक्शनैलिटी लिखते हैं 2 घंटे में, अब 2 घंटे में उसका टेस्ट लिखे जाते हैं, तो नॉर्मली डबल टाइम लगता है अगर हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग लिखते हैं। तो इसलिए जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो मैनुअल टेस्टिंग हमें सस्ती पड़ती है। एक तो डबल इंश्योर हो जाती है चीज़ कि क्योंकि इंसान देख रहा है, तो इंसान तो कभी भी गलती नहीं करता ना, वो देख रहा है कि ओके है। अच्छा, और हमारा यूनिट टेस्टिंग का और उसके अंदर एंड टू एंड टेस्टिंग का काम भी बच रहा है, तो वो भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे इंसान फिर मैनुअल टेस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, वहाँ पे फिर दैट्स कम्स फ्रॉम ऑटोमेटेड टेस्टिंग, जस्ट टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, तो फिर वो वहाँ पे आते हैं। सही है, तो इसलिए जस्ट की कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, अगर आपने उसको यूज़ करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। सही है। बाकी index.js इसकी मेन फाइल है रेकनेटिव के अंदर, जिसके अंदर से हमारी एक्चुअल ऐप चलना शुरू होती है। जिस तरह वहाँ पे हमारा मेन होता है ना लेआउट, जो मेन लेआउट डॉट JS है वो हमारी फर्स्ट ऐप फाइल होती है नेक्स्ट JS में। इस तरह रेक JS में भी आई थिंक index.js से ही फर्स्ट फाइल होती है। तो ये मेन फाइल है जहाँ से हमारा कोड चलना शुरू होता है, लेकिन इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी डिस्टर्बेंस ना हो। तो मेनली ये अपना कोई नेटिव यानी कि जावास्क्रिप्ट में जितना कोड करते हैं वो इस फाइल से आगे करना हम शुरू करते हैं, वो सारा कोड पकड़ के नेटिव में लेके रजिस्टर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऐप रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर कंपोनेंट, तो लॉजिकली समझो कि ये जो भी हमने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है ये iOS और एंड्रॉइड के नेटिव के साथ उसको जाके बाइंड करता है, रन टाइम में ब्रिज बनाता है। तो ये सारा कोड खुद से, इधर हम चेंजेस नहीं नॉर्मली करते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जम फाइल। अच्छा, ये जो होती है ये क्या होता है कि नॉर्मली जो iOS और एंड्रॉइड के अंदर जिस तरह हमें कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जावास्क्रिप्ट में, तो हम कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं? npm, yarn, pnpm, तो वो टूल यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम करते क्या हैं, पैकेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह एंड्रॉइड और iOS के अंदर लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने के उनके अपने टूल हैं। जैसे iOS के अंदर अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए जो टूल है वो कोका पोड है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं पोड इंस्टॉल फलान लाइब्रेरी। iOS के अंदर मुझे अगर कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, जिस तरह हम npm से कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं ना, तो npm से हम iOS की लाइब्रेरीज नहीं इंस्टॉल कर सकते जो उसकी नेटिव लाइब्रेरी है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सी में लिखी गई हैं, जो स्विफ्ट में लिखी गई हैं। उसके लिए जो उनको मैनेज करने वाला टूल है उसको हम कोका पोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोका पोड। और वो इंस्टॉल, उसकी कमांड रहती है पोड इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, पोड अनइंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम। जिस तरह npm इंस्टॉल होता है ना, उसका नाम होता है पोड इंस्टॉल। सही है। जिस तरह npm की एक फाइल बनती है जिसमें सारे वेरिएंट्स लिखे होते हैं, इस तरह उसकी भी फाइल बनती है iOS में, उसको हम पोड फाइल बोलते हैं। उसमें सारी लाइब्रेरीज के नाम और चीज़ें और वेरिएंट्स मेंशन होते हैं। क्या समझ आ रही है बात? तो जिस तरह पैकेजेशन है ऐसे पोड फाइल है, जिस तरह npm से हम इंस्टॉल करते हैं ऐसे पोड इंस्टॉल ना। और ये करता कौन है? iOS के लिए, iOS का ये सेटअप है। अच्छा, एंड्रॉइड के लिए इससे डिफरेंट है, उसके लिए बंडल इस्तेमाल होता है। बंडल इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, बंडल इंस्टॉल दैट लाइब्रेरी, वो एंड्रॉइड की मैनेजमेंट करने के लिए होता है। सही है। अच्छा, अब ये जो जो डिपेंडेंसीज हैं, यानी कि देखो हम जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं, हमें नहीं पता कि iOS की कौन सा लाइब्रेरी उसकी पैकेज मैनेजर है, एंड्रॉइड की कौन सी पैकेज मैनेजर है। वो सारी की सारी चीज़ें डिफाइन करता है यहाँ पे जम फाइल। ये करता क्या है, इसमें हमने इंफॉर्मेशन लिखी है कि चूंकि ये iOS और एंड्रॉइड का नेटिव भी कोड सेटअप करता है रेकनेटिव, तो इसको चाहिए कोका पोड। कोका पोड क्यों चाहिए? क्योंकि उसने iOS के सारे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। तो ये उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जम फाइल बनाई जाती है, जो रबी एंड रेल को यूज़ करके एक लैंग्वेज है। जम फाइल रबी एंड रेल की समझो कि जिस तरह पैकेजेशन में हम डिफाइन करते हैं ना जावास्क्रिप्ट की, तो अगर रबी एंड रेल्स की अगर हमें पैकेजेस डिफाइन करने हैं तो वो जम फाइल में होते हैं। सही है। और उसका वेरिएंट भी हम डिफाइन करते हैं कि ये यहाँ से आपने लेना है, ये रबी का वेरिएंट सपोर्टेड है,
और अब कौन कौन सी लाइब्रेरीज, कौन कौन सी बेस मॉड्यूल चाहिए वो हम जम के अंदर लिखते हैं, और ये ऑटो इंस्टॉल करता है। समझो ये कोका पोर्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें जम की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके थ्रू हम इसको इंस्टॉल करते हैं या बंडल को इंस्टॉल करते हैं। ये उसकी लॉजिक्स यहाँ पर डिफाइन होती हैं। तो इसमें भी नॉर्मली हमें कोई ख़ास चेंज नहीं करना होता, बस ये फाइल है पढ़िए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन रही है अच्छा है। बेबल config.js ये क्या करेगी, ये हमने डिस्कस किया था जब हमने रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था कि नॉर्मली रिएक्ट जो है वो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती ना, तो इसीलिए यानी कि कंपोनेंट्स क्या हैं, ये चीज़ें एक्शंस क्या हैं, ये पेजेस क्या हैं, नेविगेट क्या है, ये कुछ भी हमारे लिए ब्राउज़र को अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ना ही जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंडेबल है। ऐसे ही है ना, जावास्क्रिप्ट ओनली जावास्क्रिप्ट, अगर फाइल में जावास्क्रिप्ट लिखी है तो जावास्क्रिप्ट उसको अंडरस्टैंड करेगी। तो रिएक्ट नेटिव के लिए बेस लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जब हम उसके अंदर JSX लिखते हैं, यानी कि रिएक्ट ने उसके अंदर हम div लिखेंगे या व्यू लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, क्या वो जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करेगी? नहीं। तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए फिर कंपाइलर कौन सा यूज होता है? बेबल कंपाइलर, यानी कि वो उस पर्टिकुलर कोड को कन्वर्ट करेगा, JSX को कन्वर्ट करेगा एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में, और वो फिर एक्चुअल जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव सी में या उसके अंदर जो भी उनकी लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, app.txt ये कॉल होती है index.js में, तो index.js मेन फाइल है, app.txt उसके अंदर कॉल हो रही है। हम JS में भी बना सकते हैं और TS भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, जावास्क्रिप्ट में करना है या टाइपस्क्रिप्ट में करना है। तो ये मेन फाइल है जहाँ से हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, app.json, इसमें ऐप की इंफॉर्मेशन होती है कि ऐप जो नीचे ऐप का नाम लिखा नज़र आता है ना हमें जब हम APK बनाते हैं कुछ, तो वो वाला नाम वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से जाती है app.json से। अच्छा जी, वॉचमैन कन्फिग, वॉचमैन एक टूल है जो फाइल्स को वॉच करता है चेंज हुआ या नहीं। इसकी मदद से ये लाइव रीलोड का ऑप्शन देता है। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम रिएक्ट में या नेक्स्ट में कोड करते हैं, जैसे ही कोई चेंज करते हैं तो वो रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें नहीं करना पड़ता ना। तो वहाँ पे वो वॉचमैन यूज हो रहा होता है। वो क्या करता है, वो वॉच कर रहा होता है आपकी फाइल्स को चेंज हुआ है या नहीं। अगर कोई चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस चेंज को आपकी स्क्रीन पर रीलोड कर दिया जाता है। नॉर्मली जब हम जावा में कोड करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, या हम ऑब्जेक्टिव सी में या स्विफ्ट में कोड करते हैं iOS में, वहाँ पे हॉट रीलोड या लाइव रीलोड वाले फीचर नहीं है। मतलब हम सारा कोड करते हैं फिर बिल्ड बनाते हैं एवरी टाइम, तो बिल्ड बनाने में 1-2 मिनट गुजर जाता है जितनी भी अच्छी मशीन हो, तो उससे फिर हमारा मजा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम कोड कर रहे हैं, साथ में स्क्रीन है लाइव रीलोड हो रही होती है। तो वो लाइव रीलोडिंग का फीचर कैसे मिलता है हमें? थ्रू वॉचमैन। वॉचमैन फाइल्स रीड करता है सारी प्रोजेक्ट की, और फिर हमारा जो है स्क्रीन को रीलोड करता है। समटाइम अगर अच्छा लैपटॉप नहीं है ये डिस्टर्ब भी करता है, क्योंकि इसको भी रिसोर्सेज चाहिए वॉच करने के लिए फाइल्स, और आपके लैपटॉप को स्लो करता है। लेकिन फ़ायदा भी देता है, अगर आपका लैपटॉप अच्छा है तो आपको कोड करते जा रहे हो, नज़र आता जा रहा है। उसके बाद दी प्रीटियर RC फाइल, ये क्या करती है कि कोड को स्टैंडर्ड्स बनाती है कि अगर डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखनी है वो डबल में लिखेगी, अब अगर कोई कॉमा लगाना है, सेमीकोलन लगाना है या नहीं। तो जब हम फॉर्मेट करते हैं अपने कोड को, यानी कि app.txt में जाके मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट करूंगा, तो ये फॉर्मेट किस बेस पे होगी? प्रीटियर RC की। इसके अंदर जो भी मैंने स्टैंडर्ड्स लिखे हैं ये उसकी बेस पे उसको फॉर्मेट करेगा। सही है, यानी कि नया फंक्शन कितनी लाइंस के बाद स्टार्ट होगा, डबल जब हम कोई स्ट्रिंग लिखेंगे वो डबल कोटेशन में आएगी या नहीं आएगी, हम जब ये काम करेंगे तो वो ऐसा होगा या नहीं, जब हम ये काम करेंगे तो वो होगा या नहीं। ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू प्रीटियर RC। तो इसमें आप अपने स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर सकते हो कि आपको किस तरह का फॉर्मेट पसंद है। सही है, ये ऐसा बनाया क्यों जाता है? क्योंकि हर डेवलपर के अगर ये ना हो तो हर डेवलपर एक प्रोजेक्ट में 4 लोग काम कर रहे हैं, हर लोगों के पास अपने अपने फॉर्मेटिंग के उन्होंने सेटिंग्स बनाई हुई हैं फॉर एग्जांपल। तो अब क्या एक डेवलपर कोड को करके भेजेगा डबल कोटेशन में, दूसरे में जाएगा तो वो उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो दोनों सेम स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे। तो इसलिए वो यहाँ पे फाइल बना देते हैं, फिर वो दोनों के VS कोड सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। वट एवर सेटिंग यू हैव इन द VS कोड उसको वो इग्नोर कर देता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि सेम स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं होल प्रोजेक्ट में। गिट इग्नोर,
गिट जो हम अपलोड करते हैं अपनी कोड को गिटहब पे, तो गिट इग्नोर एक ऐसी फाइल है जिसमें हम मेंशन करते हैं कि ये वाली फाइल या फोल्डर गिट पे अपलोड नहीं होने चाहिए, तो वो गिट इग्नोर के थ्रू होता है। ESLint rc.js ये क्या करती है, ये जिस तरह हमने फॉर्मेटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ना कि फॉर्मेट होगा तो डबल कोट्स यूज होंगे, नहीं अगला फंक्शन कितनी लाइंस के बाद लिखा जाएगा एंड सो ऑन, इसी तरह अगर हमने अपनी कोडिंग के स्टैंडर्ड बनाने हैं, वो फॉर्मेट के स्टैंडर्ड थे, ये कोडिंग के स्टैंडर्ड है। कोडिंग मतलब कि जब भी हम कोड करेंगे तो उसमें क्या कोडिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। मे बी इसमें इंक्लूड हो सकता है कि आपने सेम नाम नहीं होना चाहिए वेरिएबल का डिफरेंट फाइल्स के अंदर, आप एक फाइल को मल्टीपल जगह पे इस तरह इंपोर्ट कर सकते हो, आप जो है वो फाइल नेम इस तरह होना चाहिए, वेरिएबल का नेम इस तरह होना चाहिए, अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की उसका एरर आपको शो होना चाहिए। तो इस तरह के जो एरर्स हैं, यानी कि जो कोडिंग के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं कि कोड किस तरह करना है, वो हेल्प मिलती है हमें ESLint rc.js फाइल से। इसमें हम डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के वो सारे स्टैंडर्ड्स जो हमारी कोड क्वालिटी को बेहतर करते हैं। लाइक जहाँ पे फॉर लूप यूज़ होना है, जहाँ पे लेट्स सपोज फिल्टर यूज़ होना है, आप वहाँ मैप यूज़ कर दें, जहाँ पे मैप यूज़ होना है। इस तरह की जो मिस्टेक्स हम करते हैं, जहाँ पे लेट्स सपोज एक फंक्शन है आपने रिटर्न ही नहीं किया, उसका एरर ये शो करेगा। तो ऐसे बेसिक छोटे छोटे एरर जो डेवलपर मिस्टेक्स करते हैं वो इंश्योर होते हैं ESLint rc.js से। अच्छा जी, वेंडर करके फोल्डर है, उसमें एक्चुअली हमारा जो एंड्राइड का बंडल होता है वो सारे का सारा उसकी इंफॉर्मेशन इधर होती है। जैसे रबी का वेरिएंट जो हमने जम फाइल में लिखा था वो यहाँ पे है, फिर उसके बाद जम को कोका पोर्ट चाहिए था, वो उसकी सारी फाइल्स ये यहाँ पे इंस्टॉल करता है। यानी कि रबी को जितनी चीज़ें इंस्टॉल करनी है जो भी हमने उसकी जम फाइल में लिखी होती हैं, वो सारी की सारी जिस फोल्डर में आके बैठती हैं उसको हम ये वेंडर बोल रहे हैं। सही है? जिस तरह NPM की जितने पैकेजेस हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, वो कहाँ आके सेव होती हैं, नोड मॉड्यूल्स में। इसी तरह समझो कि जम फाइल से जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ पे आके सेव होता है, वेंडर के अंदर। बात समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद iOS का फोल्डर। iOS मतलब ये वो फोल्डर है जिसके अंदर, जिसकी मदद से हम अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड iOS के ऊपर चला पाते हैं। तो इन्होंने सारा बेसिक वो कोड लिख दिया है जिसकी मदद से हम अपना कोड कन्वर्ट कर पाते हैं, ब्रिज बना पाते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, इस नॉर्मली हम iOS फोल्डर को छेड़ते नहीं हैं, तंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसको छेड़ेंगे तो हमारी पूरी प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, क्योंकि हमें कोड करना है जावास्क्रिप्ट में, तो हमें iOS से कोई लेना देना नहीं है। तो बस ये फोल्डर यहाँ पड़ा है तो दैट्स इट। लेकिन सम टाइम लेट्स सपोज हमें कोई ऐसी iOS की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है जो रिएक्ट नेटिव में अभी तक बनी नहीं है, लेकिन वो काम iOS में हो रहा है लेकिन रिएक्ट नेटिव में नहीं हो रहा। तो उस काम को करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली वो कोड जाके iOS के फोल्डर में लिख दो, क्योंकि iOS में तो एक्चुअल iOS का सारा कोड चल रहा है, तो वो लिख दो और आप वो कोड रन कर सकते हो फ्रॉम रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट। तो अब जावास्क्रिप्ट से लेट्स सपोज आपने ऑब्जेक्टिव सी का एक फंक्शन बना दिया, आपने स्विफ्ट का एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो कहाँ से, रिएक्ट नेटिव के फोल से। जो वो कॉल होगा उसको हम ब्रिज बोलते हैं। सही है? तो अब चूंकि अब हमारे पास फैसिलिटी है, हम यानी कि रिएक्ट नेटिव में रहते हुए 3 लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हैं, बल्कि 5 लैंग्वेजेस में। एक तो जावास्क्रिप्ट है जिसमें एक्चुअल हम कोड करेंगे, फिर एंड्रॉइड के लिए हम जावा या कोटलिन में भी कोड कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में रहते हुए, हम ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट में भी कोड कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में रहते हुए। ये फैसिलिटी हमें रिएक्ट नेटिव देता है। वो क्यों देता है? सम टाइम ऐसा भी हमें करना पड़ सकता है जो रिएक्ट नेटिव में सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो सोल्यूशन iOS के नेटिवली iOS के पास है, या वो सोल्यूशन नेटिवली एंड्रॉइड के पास है, तो हम नेटिव कोड जाके कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली आपको नेटिव लैंग्वेजेस आनी पड़ेंगी। लाइक आपने जावा में कोड करना है तो आपको जावा आती होगी तो फिर करोगे ना, या आपने ऑब्जेक्टिव सी में कोड करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव सी आती होगी तो फिर आप कोड वो कर सकते हो। लेकिन फॉर श्योर डेफिनेट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। नहीं, वो बल्कि ज्यादा फास्ट होगा ना। समझो जावास्क्रिप्ट में जो कोड करते हैं वो तो ब्रिज से कंपाइल होता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम डायग्राम बनाई थी। लेकिन जो कोड हम लिखेंगे जावा में
और जो कोड लिखेंगे ऑब्जेक्टिव सी में वो तो बल्कि ज्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। नहीं लॉजिक समझ रहे हो ना, क्योंकि जावा तो नेटिवली एंड्रॉइड पे चल रही है ना, और ऑब्जेक्टिव सी भी नेटिवली चल रही है उसके ऊपर iOS पे, तो जो कोड उसमें होगा तो वो तो फास्ट होगा। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि रिएक्ट नेटिव की स्पीड अप टू 95% है, लेकिन जो कोड जावा में लिखेंगे वो तो 100% है ना। हाँ समझ रहे हो, वो तो बल्कि ज्यादा फास्ट होगा। तब समटाइम हम ऐसा काम करते हैं, हम नेटिव एंड्रॉइड नेटिव जावा की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं और उनके फंक्शंस को कॉल करते हैं रिएक्ट नेटिव से, क्योंकि हमें ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऐप चाहिए। लेट्स सपोज हम प्लेयर बनाना चाह रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर, जिससे आप कोई भी फाइल का म्यूजिक ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, जो भी फीचर होते हैं म्यूजिक प्लेयर में। अब ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, चूंकि ये नेटिव के ज्यादा क्लोज है, अब दो ऑप्शन है, ये सारा फीचर हम जावास्क्रिप्ट में बिल्ड करें या हम उसकी ही जावा की जो ऐसी कोई लाइब्रेरी है या प्लेयर है उसको इस्तेमाल करने और उसके फंक्शन को रिएक्ट नेटिव से कॉल कर, तो ये ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो हमेशा रिएक्ट नेटिव की जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें हैं वो इस्तेमाल होती हैं, वो हम प्रेफर करते हैं। लेकिन नॉर्मली अब एज एन रिएक्ट नेटिव स्टार्टर हमें iOS और एंड्रॉइड में कोड करना तो नहीं आएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ हम करना सीख भी जाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है। जो एक्सपीरियंस डेवलपर है ना रिएक्ट नेटिव के, जिनको 3-4 ईयर्स हो गए हैं, तो वो इजीली, मतलब वो इतना खुल के तो नहीं कर लेते, लेकिन चैट जीपीटी भी कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ लगा के काम चला लेते हैं, क्योंकि इतना तो उनको समझ आने लग जाती है कि iOS के फोल्डर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जावास्क्रिप्ट में क्या क्या है, एंड्रॉइड में क्या क्या है। तो जो प्योरली मोबाइल के डेवलपर बनते हैं रिएक्ट नेटिव के, वो फिर नेटिव में भी कोड करना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें कोई ऐसी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं और दैट्स गुड इनफ। तो इसका मतलब हम iOS के फोल्डर में भी कुछ चेंज नहीं करें, यानी कि हम जो फाइल चेंज करेंगे डेट इज कॉल्ड app.txt, और उसके बाद हम अपनी फाइलें बनानी शुरू करेंगे। उसके अलावा हम पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो एरर मजीद आए, सही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फोल्डर और फाइल्स क्यों है और इनका मकसद क्या है और इनके फायदे क्या हैं। अच्छा जी, एंड्रॉइड जिस तरह iOS का फोल्डर है, इस तरह एक एंड्रॉइड का भी फोल्डर होगा जिसके अंदर एंड्रॉइड की चीज़ें हैं। लाइक आपको यहाँ से जावा का कोड मिल जाएगा, अगर कोई जावा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, वहाँ फाइल काफ़ी मशहूर होती है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करते हैं उनको आइडिया होगा। तो एंड्रॉइड डेवलपर इसमें बैठ के अपना सारा कोड कर सकते हैं और उस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं वट एवर जहाँ भी आपने करना है, यानी कि जावास्क्रिप्ट और जावा आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं थ्रू ये। तो एंड्रॉइड में भी वो सारे फाइल्स पड़ी हैं, नॉर्मली हम इन फाइल्स में चेंज नहीं करते, लेकिन स्टिल हमारे पास ऑप्शन है। ये दोनों फोल्डर क्यों है अगर चेंज नहीं करते, रीज़न ये है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, रिएक्ट नेटिव के पॉपुलर होने की रीज़न ये थी कि वो जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है एक्चुअल नेटिव कोड में, जिससे परफॉर्मेंस गेन होती है। तो नॉर्मली जैसे कोर्डोबा था या आयोनिक था, उसमें ऐसा नहीं था, वो क्या था, वो वेब व्यू चलाते थे, तो वेब व्यू इज नॉट द नेटिव कोड, तो वो नेटिव कोड नहीं था, तो परफॉर्मेंस नहीं थी उसमें, सही है। और उसमें एरर्स भी ज़्यादा थे, समटाइम पेज लोड ही नहीं हो रहा, ब्लैंक स्क्रीन आ जाती थी, इस तरह के इश्यूज थे। तो उन इश्यूज को इसने एंड्रॉइड और iOS, इवन जब हम फ्लटर करते हैं सेटअप, तो फ्लटर में भी ये iOS और एंड्रॉइड के दोनों फोल्डर होते हैं, यानी कि आप चाहे डार्ट में कोड लिख लो जो उसकी मेन, यानी जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, या आप iOS और एंड्रॉइड का फोल्डर है वहां जाके नेटिव कर लो और उन दोनों में ब्रिज बना लो, उधर बाकी सारी चीज़ें भी सेम ही हैं, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है वहाँ पे डार्ट है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट सीखने में टाइम लगा है, सिमिलर ही है ना, तो उसके सारे फंक्शन, लेकिन कंसेप्ट तो सेम है, जैसे इफ कंडीशन क्या है, फॉर लूप क्या है, सिंटैक्स बदलेगा, वो सीखना है, थोड़ा टाइम तो लगता है। नहीं ज़्यादा थोड़ा चाहिए होता है, कुछ नेटिवली लैंग्वेज की भी चेंजेस होते हैं, जैसे इफ कैसे लगानी है, फॉर लूप कैसे लगाना है, फंक्शन कैसे बनाना है, थोड़े चेंजेस तो होते हैं। अच्छा जी, बाकी बंडल की कन्फिग्रेशन, यानी कि जो एंड्रॉइड के लिए हमारे पैकेजेस होते हैं वो बंडल के लाते हैं, उसका सेटअप यहाँ पे है। और टेस्ट केसेस, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम ऑटोमेटिक टेस्ट लिखते हैं, वो नॉर्मली जितने भी टेस्ट हम लिखते हैं वो @ टेस्ट के फोल्डर के अंदर लिखते हैं, ताकि जो हमारा एक्चुअल कोड है और जो टेस्ट का कोड है वो सेपरेटली फाइलों में रहे। और नॉर्मली जो टेस्ट केसेस वाली फाइलें होती हैं उसके नाम के दरमियान टेस्ट होता है, जैसे ये app.test.tsx है, तो नॉर्मली एक app.tsx है ना,
तो ये app.test.tsx है। तो जब भी फाइल के नाम के अंदर डॉट टेस्ट आपको नजर आएगा तो आपने समझना है कि ये वो टेस्ट केसेस हैं, ये एक्चुअल कोड नहीं है, ये कोई कोड लिखा हुआ है, उस कोड को टेस्ट करने के लिए मजीद कोड लिखा है। यानी कि अगर आपने app.tsc में एक कोड लिखा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कोड, इसको टेस्ट करने के लिए उसने ये सारा कोड लिखा है। दैट गुड। सारा फोल्डर स्ट्रक्चर में किसी को कोई मसला समझ में ना आया हो? रेक नेटिव फोल्डर स्ट्रक्चर हाल ओके। अच्छा, अब हमने एप्लीकेशन को रन करना है। एक्सपो को तो हमने अब छोड़ दिया, वो एक साइड पे है। अब रेकनेटिव CLI की हम बात कर रहे हैं। रेकनेटिव CLI के अंदर एप्लीकेशन को रन करना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए। मतलब हमें iOS पे रन करना है तो हमें क्या चाहिए? या तो आईफोन चाहिए या फिर उसका सिमुलेटर बोलते हैं उसको, सिमुलेटर चाहिए। अगर एंड्रॉयड में रन करना है या तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो फिजिकल डिवाइस चाहिए या फिर इमुलेटर चाहिए। तो इमुलेटर भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो से भी बना सकते हैं और थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक जेनी मोशन मैंने आपको नाम लिया। सही है। अच्छा, अब एप्लीकेशन को रन कैसे करना है उसके ऊपर हम आ जाते हैं, उसकी कमांड के ऊपर। जी, प्रोजेक्ट मैंने खोल लिया, जहाँ पे हेलो करके प्रोजेक्ट था वहाँ पे CMD ओपन कर लिया। कमांड क्या चलाऊंगा? npx react native। ठीक है। अगर मैंने एंड्रॉयड पे रन करना है तो मैं लिखूंगा रन एंड्रॉयड। अब ये सिमुलेटर मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो गया। तो इस तरह करके आपके पास जो है वो क्या नहीं, ये ऑटोमेटिक, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो है और आपने कोई थर्ड पार्टी जेनीमोशन वगैरह स्टार्ट नहीं किया हुआ, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ये कमांड खुद से रन कर देती है इसको। अब मैंने ये कर लिया ना एंड्रॉयड रन, अब मैं iOS रन करूंगा। iOS ये तब चलेगा अगर आपने वो सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई हैं जो उसके अंदर मेंशन्ड है। कहाँ पे? गेटिंग स्टार्टेड के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन्ड है वो अगर आपने फॉलो की हैं तो फिर आपका ऐसा। अब ये इतनी फास्ट क्यों चला है? उसकी दो रीज़न है। एक तो मैंने इस प्रोजेक्ट को पहले भी स्टार्ट किया था, तो अब उसने जो भी पैकेजेस थे एंड्रॉयड के iOS के वो रन कर लिए हुए थे, तो इसलिए बहुत जल्दी चल गया, लेकिन नॉर्मली नहीं चलेगा। और दूसरा डेफिनेटली हार्डवेयर का भी बेनिफिट है कि हार्डवेयर फास्ट है तो उस वजह से जल्दी। लेकिन नॉर्मली आप लोगों का आधा घंटा इसमें लग सकता है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आधे घंटे में आपका नॉर्मली बिल्ड बनता है अगर आप एंड्रॉयड पे बनाने शुरू करें। नहीं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल जो है वो सम टाइम बच्चे परेशान हो जाते मेरा चल ही नहीं रहा, तो इसमें आधे घंटे तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है ये कमांड चलाने के बाद, अगर कोई एरर नहीं आता फर्स्ट टाइम। मेरा भी फर्स्ट टाइम 5-6 मिनट तो लगते हैं, लेकिन सेकंड टाइम फास्ट हो जाता है, तो आप लोगों का भी सेकंड टाइम फास्ट हो जाएगा। तो npx react native रन iOS। अच्छा जी, जिस तरह मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया है यहाँ पे, इस तरह जो है वो iOS भी रन हो गई है। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने Xcode और एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको ओपन भी नहीं किया, उनको चलाया भी, वो नहीं हमें चाहिए, लेकिन उनका स्टार्ट होना जरूरी है, क्योंकि जो बिल्ड बना ये उनकी वजह से बना है, तो उनका रन होना आपके लिए जरूरी नहीं है लैपटॉप में, लेकिन वो प्रॉपर इंस्टॉल्ड होना जरूरी है उनका। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो भी आ गया और iOS भी आ गया, दोनों फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं। और उन यहाँ पे भी आप देख रहे हो सेम आउटपुट है, इसमें भी सेम आउटपुट, ऑल गुड। तो इस तरह जो है हम सर इससे हमारा हेलो वर्ल्ड जो है ना कि हमने एप्लीकेशन चलानी कैसे है वो हमारी चल गई है। सही है। तो आप लोगों के पास भी ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो नॉर्मली आप लोग वर्चुअल फ़ोन या वर्चुअल सिमुलेटर इमुलेटर इस्तेमाल ना कीजिएगा, रीज़न ये है कि वो और स्लो करेगा आपके लैपटॉप को। तो बेसिक लैपटॉप हैं आपके पास, तो आप लोग हमेशा फिजिकल फ़ोन कनेक्ट करके उस पर ही बिल्ड करें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, एक और इसमें
लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है वाइजर। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वाइजर। जब देखो अभी मैं कोड कर रहा हूँ ना इसके अंदर, जैसे अभी मैंने कोड करना है iOS के अंदर, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कोड करते हुए, क्योंकि मेरे पास बड़ी स्क्रीन भी है तो मैं उसके अंदर ये साइड बाय साइड कर लेता हूँ। उसका क्या फ़ायदा है, जब मैं यहाँ पे, खामोश हो जाए यार, जब मैं यहाँ पे कोड करूँगा जाके किस में करना है, app.txt में, और मे बी मैं क्या करता हूँ, ये सारा जो है ना जितना भी लिखा हुआ है कोड, ये रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, सॉरी, ये कोई, अच्छा जी, मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, एक सब सिंपल सा कर लेते हैं ना। और ये व्यू मुझे मिलेगा कहाँ से, और उसमें मुझे क्या करना है, एक अदद, सॉरी, अच्छा टेक्स्ट आ रहा है, इसको ऊपर से थोड़ा मार्जिन देना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ CSS लिख दी है, मे बी बैकग्राउंड कलर,